अभी जैसा मैम ने कहा कि एक इंजॉयबल सफर होना चाहिए। ये जो महिला का जीवन का सफर है ना, ये इंजॉयबल भी होता है और चैलेंजिंग भी होता है, क्योंकि कोई 2 दिन सेम नहीं होते। नित नए चैलेंज आते हैं, उनसे जूझना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। तो आइए मैं आपको इस पूरे सफर पर ले चलती हूँ, महिला कल, आज और कल। अगर हम इसको प्रारंभ करें तो आपको ले चलती हूँ वैदिक काल में और उसके बाद के समय, कि जितनी भी महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप सभी का नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि आप सब भारतीय संस्कृति में जन्मी है। ये जो भारतीय संस्कृति है ना, यहाँ आप सदा ही स्वतंत्र रही हैं, शिक्षित रही हैं, सम्मानित रही हैं। आपने तो वेद मंत्रों की रचना की है, आपने चुनौती दी है यमराज को, भीष्म पितामह को, स्वयं शंकराचार्य को। आपको मारा नहीं गया, पत्थर नहीं मारे गए, जलाया नहीं गया, वेस्ट की तरह डायन कहकर खत्म नहीं किया गया। आपको विद्वान कहा गया, आपको विदुषी कहा गया। चुनौती दी सावित्री ने सत्यवान के प्राण ले जा रहे यमराज को और कहा कि मेरे पति के प्राण कहाँ लिए जा रहे। वो वार्तालाप हुआ, वो वार्तालाप हम पढ़ते नहीं है। आप देखिए, लगातार यमराज को एंगेज करके रखा सावित्री ने, लगातार बातचीत करती रही और उनके प्रश्नों से, उनकी बुद्धिमत्ता से यमराज ऐसे प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, मांगो सावित्री, क्या वरदान मांगती हो? उन्होंने कहा, मुझे 100 पुत्रों का वरदान चाहिए। तो उन्होंने कहा, तथास्तु, दिया। सावित्री बोलती है, 100 पुत्रों का वरदान दिए जा रहे हो, मेरे पति को लिए जा रहे हो। तो पति का जीवन यमराज को दान करना पड़ा। चुनौती दी शंकराचार्य को देवी भारती ने। अब देखिए, आजकल हम बात करते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू डिसेंट, मैन एंड वुमेन आर इक्वल, वी मस्ट हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज। हमें आपस में वाद विवाद करना चाहिए, शास्त्रार्थ करना चाहिए, लेकिन बात कहाँ करते हैं? एक बोलता है तो दूसरे को सुनना पड़ता है। नहीं, ये जो डिबेट और डिस्कशन की संस्कृति थी, हमेशा से थी। तो चुनौती थी, जहां शंकराचार्य एक और थे और मंडन मिश्र एक और थे, दोनों विद्वान, बड़े विद्वान, फिलोसोफर्स। दोनों में आपस में कई दिन तक शास्त्रार्थ चला कि शास्त्र का अर्थ क्या है, अलग अलग प्रश्नों का अर्थ क्या है, उसमें जज कौन बनेगा। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि जो मंडन मिश्र की पत्नी है देवी भारती, वो तो एक विदुषी महिला है, वही जज बनेगी। किसी ने ये नहीं कहा ये तो महिला है, ये अंपायर और जज कैसे बन सकती है? नहीं, शंकराचार्य ने कहा, शी विल बी अनबायस्ड, शी विल नॉट बी पार्शियल, ये जज बनेगी। तो देवी भारती जज बनी। कई दिनों तक शास्त्रार्थ चला। यहाँ शंकराचार्य थे, यहाँ मंडन मिश्र थे, और शास्त्रार्थ में अल्टीमेटली देवी भारती ने कहा, शंकराचार्य विजय हुए और मंडन मिश्र मेरे पति परास्त हुए। पर फिर उन्होंने आगे क्या कहा? उन्होंने कहा, शंकराचार्य जी, आपकी जीत, आपकी विजय अधूरी है, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं मंडन मिश्र हैं, ये गृहस्थ हैं। गृहस्थ जीवन की आधी इकाई पति होता है, आधी इकाई पत्नी होती है। आपने आधी इकाई पर विजय प्राप्त की है, आप मुझे हराओ तो जानो। फिर शास्त्रार्थ हो, फिर आपस में वार्तालाप हुआ, फिर बैठी और सभा बैठी। एक तरफ देवी भारती थी और एक तरफ शंकराचार्य जी थे। अब आप देखिए कैसे चतुर और बुद्धिमान वो महिला थी। देवी भारती ने शंकराचार्य जी से, जो एक सन्यासी थे, गृहस्थ जीवन के ऐसे ऐसे सवाल पूछ लिए कि उनके पास तो उत्तर नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं वापस आऊंगा, उत्तर लेकर आऊंगा। उस समय के लिए देवी भारती विजयी घोषित हुई। प्रश्न किए और चुनौती दी। द्रौपदी ने भीष्म पितामह को किस अवस्था में, जब दुशासन उनके बाल खींचकर उनको कुरु सभा में लेकर आया था, जमीन पर फेंक दिया था, उनके निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहा था, तो देवी द्रौपदी ने पूछा भीष्म पितामह से कि मैं तो 5 पतियों की पत्नी हूं, मुझे एक पति दांव पर कैसे लगा सकता है? जो स्वयं जुए में हार
गया हो वो मुझे दांव पर कैसे लगा सकता है, और स्त्री कोई वस्तु है क्या जिसको दांव पर लगाया जा सके। सब चुप थे, भीष्म पितामह चुप थे, कृपाचार्य चुप थे, पांडव चुप थे। पर जो उस समय द्रौपदी ने वहां कहा, उन्होंने सभा की परिभाषा दे दी, डेफिनेशन दे दी, जो आज भी हमारे पार्लियामेंट में, संसद भवन में लिखी हुई है। उन्होंने क्या कहा, असेंबली क्या होता है, सभा क्या होता है, कि वह सभा सभा नहीं जहां वृद्ध ना हो, वह वृद्ध वृद्ध नहीं जो धार्मिक ना हो, वह धर्म धर्म नहीं जिसमें सत्य ना हो, वह सत्य सत्य नहीं जिसमें छल हो। हम आज के समय में कहते हैं लड़कियां ना बहुत क्रांतिकारी हो गई हैं, बहुत रेबेलियस हो गई हैं, कब जाती है कब आती है, क्या पहनती हैं कैसे जाती हैं पता ही नहीं चलता। आपको पिछले 500 साल में देखना हो ना कि हमारे यहाँ की क्रांतिकारी महिला कौन हुई, रेबेलियस कौन हुई, तो मीराबाई थी। आप उस समय के समाज की अवस्था देखिए, मीराबाई जो उस समय की महिला थी, उस समय विधवाएं ना नाच सकती थी ना गा सकती थी, वो सफेद कपड़ा पहनकर बाल मुड़ाकर घर में ही रहना पड़ता था। ये मीराबाई, पति का देहांत हो गया, शादी के 4 वर्षों के बाद ही हो गया। ये तो कृष्ण के रंग में ऐसी रंगी, ये नाचती थी, ये गाती थी, समाज ने कहा विद्रोही हो गई है, इसको जहर दिया गया, लेकिन आत्मबल के आधार पर वो जहर भी अमृत हो गया। अब मैं प्रत्यक्ष यहां पर नहीं हूं, लेकिन प्रत्यक्ष होती तो मैं आप लोगों से कुछ आपकी जनरल नॉलेज के सवाल पूछती। अब चिंता मत कीजिए, ये सवाल कोई ऐसा नहीं है कि आपको तैयारी करके आनी पड़ती, ये सवाल ऐसे हैं जो मैंने कहा ना इंजॉयबल सफर होना चाहिए। तो क्या गाना है वो, कहने को जश्न बहारा है, इश्क भी देख कर हैरा है, कौन सी पिक्चर है, ध्यान है आप लोगों को, कोई बोल सकता है? जोधा अकबर, सब पिक्चर्स देखते हैं, जोधा अकबर। हीरो कौन था? ऋतिक रोशन। हीरोइन कौन थी? ऐश्वर्या राय। बहुत बढ़िया जनरल नॉलेज है, आगे भी 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। म्यूजिक डायरेक्टर कौन था? म्यूजिक डायरेक्टर कौन था? ए.आर. रहमान, एक्सीलेंट। लिरिक्स किसने लिखे? लिरिक्स जावेद अख्तर, एक्सीलेंट, 100 आउट ऑफ 100। They deserve a trophy। लेकिन आप देखिए, अगर अकबर के बारे में जानना हो तो क्या हमें ऋतिक रोशन बताएंगे, ऐश्वर्या राय बताएंगी कि अकबर कितने ग्रेट थे? अकबर के बारे में जानना हो बता सकते हैं, अगर उनको पता हो। अकबर के बारे में जानना हो तो पूछो रानी दुर्गावती से। रानी दुर्गावती 15 वर्षों तक उन्होंने अपने राज्य में राज किया, सुख थी, समृद्धि थी, तभी अकबर की निगाह रानी दुर्गावती की सुंदरता पर पहुंच गई। उन्होंने कहा रानी मेरे हरम में आ जाओ। उसने कहा मर जाऊंगी, मार दूंगी, तेरे हरम में नहीं आऊंगी। अकबर ने अपने भतीजे आसफ खां को भेजा, जाओ रानी को उठाकर लेकर आओ। पूरी सेना लेकर गया। रानी की सेना ने अकबर के आसफ खां की सेना को परास्त कर दिया। अकबर ने दुगनी सेना भेजी, जाओ रानी को उठाकर मेरे हरम में लेकर आओ। रानी ने उस सेना का नेतृत्व किया, पुरुष वेश धारण किया, लेकिन ऐसा लगा कि इतनी बड़ी सेना के सामने मैं हार जाऊंगी, मैं अकबर के हाथ में नहीं आ सकती। उन्होंने अपने सेनापति आधार सिंह से कहा मुझे लगता है मैं हार जाऊंगी, मैं अकबर के हाथों नहीं आना चाहती, तुम तलवार से मेरी गर्दन काट दो। उसकी हिम्मत नहीं हुई आधार सिंह सेनापति की। तो जब रानी को लगा कि कोई और विकल्प नहीं बचा, उन्होंने आखिर में कटार ली और अपने सीने में घोंप दी। ऐसी थी रानी दुर्गावती, राज किया, रानी थी वो, सुख दी, समृद्धि दी, लेकिन अकबर क्या था वो दुनिया को बता दिया कि अकबर क्या था। दूसरी बात, हमारे भी दिल्ली में यहाँ पर मैत्री कॉलेज है, आपके भी वहां पर मैत्री कॉलेज होगा या ऐसा कहीं आपने सुना होगा मैत्री के बारे में। जानते हैं मैत्री कौन थी? और उससे पहले अगर मैं आपको फिर से पूछती हूँ, कोई गाना था ना, पैसा पैसा करती है तू पैसे पे क्यों मरती है, किस पिक्चर का गाना था वो? किस पिक्चर का गाना था? आइए स्टॉपर्स, दे दनादन। हीरो कौन था?
अक्षय कुमार। हीरोइन कौन थी? कैटरीना कैफ। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, म्यूजिक डायरेक्टर कौन था? लिरिक्स किसने लिखे? लेकिन आप सब पास हो गए, पिक्चर्स अच्छी खासी देखते हैं। तो पैसा पैसा करती है तो पैसे पे क्यों मरती है? आप देखिए, ऋषि यज्ञवल्क्य थे। ऋषि यज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी, एक थी कात्यायनी और एक थी मैत्रेयी। ऋषि यज्ञवल्क्य यानी अकूट पैसा, अकूट धन संपदा, और एक महर्षि थे। तो उनको एक बार लगा कि ये धन संपदा किस बात की, ये किस काम की। तो उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को बुलाया और कहा कि कात्यायनी और मैत्रेयी, मैं अपनी संपदा सब छोड़कर जाना चाहता हूं, इस भौतिक संपदा का क्या करूंगा, मैं तो वन में जाना चाहता हूं। तो आधी संपदा मेरी कात्यायनी तुम ले लो और बाकी की प्रॉपर्टी मैत्रेयी तुम ले लो। तो मैत्रेयी ने कहा, जिस संपदा को, जिस प्रॉपर्टी को आप ठुकरा कर जा रहे हैं, मैं उस प्रॉपर्टी का क्या करूंगी? मैं आपके साथ जाऊंगी, मैं वन में जाऊंगी। और मैत्रेयी उनके साथ सारी धन संपदा को ठुकरा कर वन में गई। और जब वन में वो गई तो जो ऋषि यज्ञवल्क्य और मैत्रेयी में आपस में संवाद रहा, उसे वेदों की ऋचाएं लिखी गई। कैसे लिख पाई है, कैसे साहस कर पाई है? और पूरी लाइन है, आप देखिए, रानी चेन्नम्मा है, रानी लक्ष्मीबाई है, रानी जीजाबाई है, जिन्होंने शिवाजी को शिवाजी बनाया था। कोई विरोध नहीं हुआ इनका, बहिष्कार नहीं हुआ, पत्थर नहीं मारे गए, जिंदा नहीं जलाया गया। कैसे? क्योंकि भारतीय संस्कृति में जन्मी थी। भारतीय संस्कृति में जब महादेव भी आते हैं ना, भगवान शिव भी आते हैं, तो अर्धनारीश्वर का अवतार लेकर आते हैं कि जो ईश्वर भी है वो आधा नर है, आधा नारी है। हम इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वल, हम तो एक ही हैं। फर्क क्या है? हमारे ईश्वर के अवतार भी एक ही हैं। हम जो चेतन अवस्था में, अगर मैं नारी हूं, तो अचेतन अवस्था में मेरे में पुरुष का तत्व भी है। आप अगर पुरुष है चेतन अवस्था में, तो आप में अचेतन अवस्था में नारी का तत्व भी है। मैस्कुलिन क्वालिटीज एंड फेमिनिन क्वालिटीज। हमारे यहाँ कहते हैं आत्मा का लिंग नहीं होता, तो परमात्मा का कैसे हो सकता है? यहां जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश दिव्य शक्तियों को एकत्रित करते हैं और महिषासुर का वध करने के लिए देवी माँ का सृजन करते हैं, देवी दुर्गा का सृजन करते हैं। हमारे यहाँ जो देवियां हुई हैं, केवल भारतीय संस्कृति में हुई हैं। आप देखिए, हमारे यहाँ अगर भारतीय संस्कृति में सरकार बनती है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके पास हमेशा से रही? किसी ने विरोध नहीं किया, कोई खड़ा नहीं हुआ कि चेंज द मिनिस्टर। वो हमेशा माँ लक्ष्मी के पास रही। माँ लक्ष्मी की आराधना हम करते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री किसी के पास रही है? माँ काली के पास रही। हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री किसी के पास रही है? माँ सरस्वती के पास रही है। और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री तो नारद मुनि के पास है। हम उस संस्कृति में नहीं जन्मे जिस संस्कृति में कहते हैं कि जो स्त्री का जन्म है वो पुरुष की टेढ़ी पसली से होता है। ये रहा आदमी, आदमी की जो टेढ़ी पसली है उससे महिला का जन्म होता है। पुरुष और टेढ़ी पसली बराबर नहीं हो सकती। पुरुष मालिक है, टेढ़ी पसली दासी है। जो पुरुष है वो जब चाहेगा ये टेढ़ी पसली को हटाकर नई और यंगर टेढ़ी पसलियां ला सकता है। सो मैन एंड वुमेन आर नॉट इक्वल। हम उस संस्कृति में भी नहीं जन्मे जहां कहते हैं कि जब गॉड ने एडम को बनाया, पहले आदमी को बनाया, तो उसकी एंटरटेनमेंट के लिए महिला को बना दिया। यानी महिला आदमी की एंटरटेनमेंट के लिए है। एडम बनाया, उसके एंटरटेनमेंट के लिए ईव को बना गया। दोनों को स्वर्ग में यानी गार्डन ऑफ एडन में रखा गया और कहा ये है प्रोहिबिटेड एप्पल, वर्जित फल है, इसको खाना नहीं। पर शैतान के कहने पर महिला ने वो वर्जित फल स्वयं भी खाया और आदमी को भी खिलाया। और तब से वेस्टर्न सिविलाइजेशन में वुमेन इज द फर्स्ट सिनर। जो महिला है वो पहली पापिन हो गई, इसलिए चौराहों पर डायन कहकर उसको मारा गया, समाप्त किया गया। वहां सेक्स स्लेव की स्वीकृति
तो उन सिविलाइजेशंस ने दी, क्योंकि आदमी और महिला बराबर नहीं थे। हम बात करते हैं फेमिनिज्म की, हम बात करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में लड़कियों को लड़ना पड़ा, उन बेचारियों का हाल देखो। फेमिनिज्म, नारी मुक्ति, वहां वेस्टर्न कंट्रीज में उन्होंने संघर्ष किया। इसलिए उन्होंने कहा हम वस्तु नहीं है, हम शरीर नहीं है, हमें इक्वालिटी चाहिए, हमें समानता चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, राइट टू लिव विद डिग्निटी चाहिए, गरिमापूर्ण जीवन चाहिए, इज्जत के साथ जिंदगी चाहिए, इक्वल पे चाहिए, मैटरनिटी लीव चाहिए, राइट टू वोट चाहिए। आंसर वाज नो, यू डोंट डिजर्व इट। उनको लड़ना पड़ा। अमेरिका में 1920 तक जब 33 यूएस प्रेसिडेंट्स बन चुके थे, महिलाओं को राइट टू वोट नहीं था। यूके में 1928 तक राइट टू वोट महिला को नहीं था। स्विट्जरलैंड में, अब मुझे नहीं पता कितने स्टूडेंट सामने बैठे हैं मेरे, पर कहते हैं ना शादी करेंगे, हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाएंगे। लेकिन उस स्विट्जरलैंड में 1959 में जनमत संग्रह कराया गया, रेफरेंडम कराया गया। स्विट्जरलैंड के आदमियों बताओ, महिलाओं को हम राइट टू वोट दें? आंसर वाज नो, मत दीजिए, इनका दिमाग नहीं है, दे डोंट डिजर्व इट। 12 साल का संघर्ष रहा। 1971 में स्विट्जरलैंड में महिलाओं को राइट टू वोट दिया गया, और जिसको हम किंगडम ऑफ गॉड कहते हैं ना, वेटिकन सिटी, वहां आज भी महिला को राइट टू वोट नहीं है। हमारे यहाँ कभी राइट टू वोट के लिए संघर्ष नहीं, हमारे यहाँ कभी इक्वालिटी और बराबरी के लिए संघर्ष नहीं हुआ, या नारी मुक्ति आंदोलन कभी नहीं हुआ। मुक्ति किससे चाहिए? पति से चाहिए, पिता से चाहिए, बेटे से चाहिए, भाई से चाहिए, किससे? यहाँ कभी इस प्रकार से हमारा टॉर्चर नहीं हुआ। इसलिए यहाँ तो क्या है, नारी जागृति की आवश्यकता है। और वो भी क्यों? 1000 साल की गुलामी थी, मुगलों की गुलामी थी, जिन्होंने मंदिर और स्त्री, हमारे श्रद्धा केंद्रों को ध्वस्त किया। इसलिए दोनों को बचाना पड़ा, धर्म को बचाना पड़ा, मंदिर को बचाना पड़ा, स्त्री को बचाना पड़ा, समेट कर 4 दीवारी में घर में रखना पड़ा। स्त्री है पेट में, भ्रूण हत्या कर दो, खत्म कर दो। नवजात शिशु है स्त्री, बच्ची जन्मी है, मार डालो, कल को मुगल उठाकर ले जाएंगे। हमें देखा है आईएसआईएस सीरिया में क्या करी है और अफगानिस्तान में तालिबान क्या कर रहा है, वही सब यहाँ हमने झेला। बच्ची को पढ़ाओ मत, बच्ची का बाल विवाह कर दो, विधवा का विवाह नहीं, विधवा तो घर के अंदर रहेगी, कैसी किसी नजर वरना उसके ऊपर पड़ेगी। तो मुगल काल के कारण, फिर अंग्रेजों के कारण स्त्री को घर में रखना पड़ा। पर नारी जागृति के लिए यही हमारे समाज से ही स्त्रियां और पुरुष खड़े हुए। दयानंद सरस्वती खड़े हुए, राजा राम मोहन रॉय खड़े हुए, ईश्वरचंद विद्यासागर खड़े हुए, जिन्होंने स्त्री के समानता और सम्मान के लिए कार्य किया। तो 3 तरह की संस्कृतियां हमारे सामने है। पहला और पहली, जो बुर्के से खुले आसमान को देखना चाहती है, जो बिना पुरुष के घर से बाहर जाना चाहती है, पति की 4 पत्नियों के साथ नहीं रहना चाहती, तलाक 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 कह के अकारण सड़कों पर मत फेंको हमें, वो इज्जत भरी जिंदगी चाहती है। दूसरी संस्कृति है स्वच्छंद उन्मुक्त वेस्ट की संस्कृति, कि यहां जाऊं वहां जाऊं मेरी मर्जी, मैं खाना खाऊं ना खाऊं मेरी मर्जी, मैं शादी करूं ना करूं मेरी मर्जी, मैं बच्चे पैदा करूं ना करूं मेरी मर्जी, मैं और मेरी मर्जी। आगे बढ़ गए, पति, सुख, परिवार, बच्चे सब पीछे छूट गए। और तीसरी संस्कृति है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति जहां कल्पना है मां की, जननी मातृ शक्ति की। आदर्श है रानी लक्ष्मीबाई, जिनके एक हाथ में घोड़े की नाल रहती है, दूसरे हाथ में तलवार रहती है, और पीछे बच्चा बंधा रहता है। वो घर भी संभालती, वो पति को भी संभालती है, वो बच्चे को भी संभालती हैं, वो समाज का काम भी करती हैं और राष्ट्र का काम भी करती हैं। वो है हमारी आदर्श। लेकिन आप कहेंगे मैम सब ठीक है, स्त्री के बारे में आपने इतनी अच्छी बात बता दी, पर वास्तव में क्या है? यहाँ तो निर्भया होता है, और निर्भया के बाद तो कितने ही निर्भया होते जाते हैं। यहाँ जस्टिस जेएस वर्मा की कमेटी भी बैठती है, जो कहते हैं कि लीगल रिफॉर्म्स होने चाहिए, एजुकेशनल रिफॉर्म्स होने चाहिए, सोशल रिफॉर्म्स होने चाहिए, कितने ही और फास्ट ट्रैक कोर्स बननी चाहिए। तो हमारा इंडियन
एविडेंस एक्ट रिफॉर्म हो गया, हमारा आईपीसी रिफॉर्म हो गया, हमारा सीआरपीसी रिफॉर्म हो गया, क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म हो गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आ गए, पर कितने ही निर्भया के बाद और निर्भया होते गए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो मैं कहूंगी कि आज के समय में चुनौती तो है, चुनौती है कि स्त्री के लिए, बच्ची के लिए जन्म लेना ही एक चुनौती है। बेटी बचाओ का कार्यक्रम सरकार ने लिया है, पर तब भी कितनी ही बच्चियां भ्रूण में ही, अंदर ही, गर्भ में ही भ्रूण हत्या का शिकार हो जाती है। तो जन्म लेना ही एक चुनौती है। जन्म हो जाता है तो मुस्कुराना ही एक चुनौती है, क्योंकि ढोल वाले को कह दिया जाता है भैया लड़की पैदा हुई है, ढोल क्या बजा रहा है, बाद में आई हो, लड़का आएगा तब ढोल बजाइए, तो एडवांस वही एडजस्ट करें। स्कूल में जाना ही एक चुनौती है। आज भी भारत में अगर आप देखें, हमारे आपके इंस्टीट्यूशंस में या घरों में जो बच्चियां, लेडीज काम करती हैं, वो पढ़ाना चाहती हैं, लेकिन वो कहती है कि हमारे बाकी बच्चों को कौन संभालेगा। फिर जब बच्ची स्कूल जाती है तो 6 के बाद जब अलग टॉयलेट्स नहीं होते लड़के लड़की की, या पानी नहीं होता टॉयलेट्स के अंदर, ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाता है, तो स्कूल नहीं जा पाती। उसके बाद जब सब्जेक्ट चुनना होता है 9th में, तो चाचा ताया नाना सब इकट्ठे बैठते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा चुना जाएगा। साइंस क्यों लेगी, पॉल साइंस ले ले, होम साइंस ले ले, टाइम पे जाएगी टाइम पे आएगी। उसके बाद 9th 10th 11th 12th के बाद कॉलेज जाना होता है, किस कॉलेज में जाएगी, आसपास का कोई गर्ल्स कॉलेज देखा जाए, दूर कैसे जाएगी। और गर्ल्स कॉलेज भी जाएगी, आते जाते अगर कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट की घटना हो गई, किसी ने छेड़ दिया, तो मां कहेगी चुप्पी लगा जा, एक चुप 100 सुख, बोलना नहीं वरना पिताजी कल से कॉलेज जाना बंद कर देंगे। जब शादी का टाइम आएगा या शादी से पहले भी नौकरी का टाइम आएगा, तो एक शरीफ बॉस मिलना भी चुनौती है। आईसीसी के तत्वाधान में आज ये कार्यक्रम हो रहा है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, कितने ही मैटर्स हम कोर्ट्स में रोज कर रहे हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस के मैटर्स, कितने ही बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में कर रहे हैं, कन्विक्शन रेट कम रहता है, कंसिलिएशन का भी प्रावधान है उसके, अल्टीमेटली प्रूव नहीं कर पाते तो पनिशमेंट का भी प्रावधान है, और मैक्सिमम केसेस तो आपस में सेटल ही हो जाते हैं, सॉरी कह के ट्रांसफर ही हो जाता है उसके। तो किसी ने छेड़ा, उसको लगता है नहीं चलता है, ये चलता है को नहीं चलना, इसलिए ये एक्ट आया, पर कितने लोगों को पनिशमेंट मिल पाती है। हमें कहते छोड़ो, क्या करें, सेंसिटाइजेशन की जरूरत है। तो शरीफ बॉस मिलना चुनौती है, और शादी हो जाए तो बारात जब आपके दरवाजे पे होती है और कह दिया जाता है छोटी गाड़ी नहीं बड़ी गाड़ी चाहिए, तो पूरी उम्र डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होना पड़ता है, ताने पड़ते हैं, छोटी गाड़ी के साथ गुजारा करना पड़ गया, इतनी बड़ी गाड़ी तो दरवाजे पर खड़ी थी, अगर कोई और प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते। और मैं एक बात और कहूंगी, यहाँ बहनें बैठी, घरों के अंदर जब कोई प्रॉपर्टी की बात होती है तो 8 साल से लेकर 80 साल तक के आदमी सब बैठते हैं, तो वहां महिला नहीं बैठ पाती। तो वो जो बच्चा देखता है ना बचपन से, उसके लिए माँ सब कुछ होती है। बच्चा कहता है ये मेरी माँ है, ये मेरी डॉक्टर है, मेरी फ्रेंड है, फिलोसोफर है, गाइड है, मेरी सिक्योरिटी गार्ड है, दुनिया से मुझे बचाती है, मुझे समझती है, मेरी साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट भी ये है। मैं स्कूल से आता हूं तो उसको पता होता है कि पिट के आया है या पीट कर आया है, ये मेरी माँ है। लेकिन घर में देखता है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रही होती है तो माँ से कहा जाता है जा चाय बना, जा पानी लेकर आ। तो जैसे घर में ससुर सास को ट्रीट करते हैं, जैसे पिताजी माँ को ट्रीट करते हैं, बच्चा बचपन से देखता है कि यही ट्रीटमेंट औरतों को मिलती है, और बड़े होकर डिफॉल्ट पोजीशन बनती है यही ट्रीटमेंट देनी है। तो इसीलिए इन सब कठिनाइयों के बावजूद जो मेरी बहनें आज मंच पे हैं, मेरे सामने बैठी हैं या सुन रही हैं, मैं आप सभी का नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और मैं ये भी कहती हूँ कि जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, कि जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे ही उठा करते हैं। और एक बार एक नोबेल पीस प्राइज विनर से किसी ने कहा, Sir, how can we have women empowerment in the entire world? उन्होंने कहा, have women empowerment in your house.
दुनिया में तो अपने आप ही आ जाएगी। और आखिर में 5 बातें ऐसी कहूंगी जो जेंडर निरपेक्ष हैं, यानी ये 5 मंत्रास ऐसे हैं जो लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए है, जब तक सांस है हमारे लिए है, कि जिंदगी कैसी होनी चाहिए। ये तो ठीक है, पास्ट में क्या थे, आज समस्याएं तो बहुत है, सरकारें लग रही हैं, आप जैसे इंस्टीट्यूट्स लग रहे हैं, पर हम अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं। तो पहला, सपना देखो। सपना ना हृदय से देखा जाता है और मन से देखा जाता है। सपना ये नहीं, अरे पापा मम्मी अगर ये ना होते, वैसे होते, आईएएस ऑफिसर होते तो मैं सपना देखती, नहीं। सपना तो आपके मन और हृदय से देखा जाएगा। सपना देखना शुरू तो करो और बड़ा सपना देखो। बड़ा सपना, सोते जागते खाते पीते बैठते उठते अपने आप को उस सपने में झोंक दो, तन मन धन से वो सपना देखो। विवेकानंद जी ने कहा था ना, 1 लाइफ 1 मिशन। मैं जानती हूं आपके वाइस चांसलर साहब ने एक सपना देखा है कि अपना पूरा जीवन इस देश को समर्पित कर देना है। वो चाहे विवेकानंद केंद्र में होते हैं, वो चाहे आईएमसी में होते हैं, वो चाहे आज मध्य प्रदेश में है, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन के वाइस चांसलर, वो कहीं भी रहेंगे, वो आखिरी सांस तक अपनी जिंदगी को अपने देश के लिए समर्पित रखेंगे और करते रहेंगे। ऐसे ही आप सपना देखिए। सपना देखा था तुलसी गौड़ा ने, आप जानते हैं, ध्यान कीजिए, इस बार पद्मश्री का अवार्ड मिला उनको। प्रेसिडेंट ने पद्मश्री का अवार्ड दिया, केवल एक चादर लपेट कर एक आदिवासी महिला आई थी। ध्यान, वो पिक्चर कितनी वायरल हुई थी कि देश के प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ऐसे उसको नमस्कार कर रहे हैं। वो 11 साल की थी, तुलसी गौड़ा, कर्नाटक की है। आज मेरे ख्याल से 70-75 साल की है, उससे अधिक होंगी। वो 11 साल की थी, पिता की मृत्यु हो गई, गरीब थी, पढ़ लिख नहीं पाई, माँ के साथ मजदूरी करती थी। उसके बाद थोड़ी बड़ी हुई तो एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ उनकी शादी कर दी गई। लेकिन उनको पेड़ पौधों से बहुत प्यार था। शी परस्यूड हर पैशन। जहां भी पेड़ पौधे मिलते ना, उनकी सेवा में लग जाते। तो उनकी इसी सेवा को देखकर जो कर्नाटक का वन विभाग था, तो वन विभाग ने उनको वहां एम्प्लॉय कर लिया, अपनी नर्सरी में एम्प्लॉय कर लिया। उन्होंने वहां 30,000 पेड़ पूरे वन में लगा दिए और उनको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ प्लांट्स कहा जाता है। वो बता सकती हैं हजारों प्लांट्स में से मदर प्लांट कौन सा है। उनके इस पौधों के प्रति प्यार के लिए उनको इस बार पद्मश्री का अवार्ड दिया गया। तो आप कोई भी काम करें, नथिंग कैन बी पार्ट टाइम इन लाइफ। आप बताइए, कुछ पार्ट टाइम होता है लाइफ में? एवरीथिंग इज ऑल अबाउट कमिटमेंट। आपको 100% अपने आप को देना है उसको। मैं अगर वकील हूं तो मैं 100% वकील हूं। मैं पार्ट टाइम वकील हूं, पार्ट टाइम ये करती हूँ, पार्ट टाइम वो करती हूँ, ऐसा नहीं है। गिव योर 100%। और ये मत कहिए, अरे मैम भाषण देना बड़ा आसान है, पता है मेरे घर की क्या स्थिति है। क्या स्थिति है घर की? वो अरुणिमा सिन्हा 30 साल की थी। वो वॉलीबॉल का एग्जाम देने के लिए, इनफैक्ट वो सीआरपीएफ का एग्जाम देने के लिए उत्तर प्रदेश से दिल्ली आ रही थी। नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी। 2011 की बात है। ट्रेन से आ रही थी, ट्रेन में डाकू घुस गए और उन्हें लूटना शुरू कर दिया, किसी के गहने, किसी के पैसे, किसी का पर्स। ये भिड़ गई उन डाकुओं के साथ। डाकुओं ने उसको उठाया और खिड़की से ट्रेन की बाहर फेंक दिया। जो बाहर, वहां पर दरवाजे से बाहर फेंक दिया। जो वहां ट्रेन दूसरी जा रही थी, वो क्योंकि पटरी के ऊपर गिरी थी, दूसरी ट्रेन इसकी टांगों के ऊपर से होके चली गई। इसकी दोनों टांगे कट गई। जब इसको होश आया, ये हॉस्पिटल के बेड पर थी, दोनों टांगे नहीं थी। इसने डॉक्टर से पूछा कि मैं दोबारा अपनी टांगों पर खड़ी कैसे हो सकती हूँ, मैं कब ठीक हो जाऊंगी। डॉक्टर ने कहा तुम टॉयलेट तक तो जा नहीं सकती, ठीक होने की बात कर रही हो, भी समय लगेगा। उसने कहा मुझे एवरेस्ट चढ़ना है। उसने कहा यू कांट वॉक। उसने कहा मुझे एवरेस्ट चढ़ना है। आप मानेंगे, उसने अपने जज्बे के दम पर नकली टांगे लगवाई, ट्रेनिंग हासिल की और माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर तिरंगा झंडा वहां लहरा दिया। दुनिया भर की 5 सबसे ऊंची चोटियों पर पहुंच गई। हमारी और आपकी समस्याएं उसकी समस्या से तो कम ही है ना। इसे सपना देखिए,
सपना ये मत देखो सरकार ने ऐसा किया तो हम ये करेंगे, घर वाले अरे पति हेल्प नहीं करता, पति अलग पैदा हुआ है, हम अलग पैदा हुए, आपको अलग ऊपर जाना है, पति को अलग जाना है। वहां यमराज पूछेगा क्या हुआ, क्या किया, यू नो माई हस्बैंड, पता है मेरे यमराज कहेगा तुझे तेरे पति के साथ पैदा नहीं किया था, जा नरक में जा, तो इसीलिए हम अलग पैदा हुए हैं, रोना छोड़ दे हम पति, यू नो, नहीं कुछ नहीं। मैं अनुरोध करूंगी सुरेश जी मेरे घर में बात ना करें। दूसरी बात मैं कहूंगी, निर्भीक बनिए, फियरलेस बनिए। क्या है वो ओम शांति ओम का डायलॉग, सारी उम्र हम डर डर कर ही जिए, अब तो हमें जीने दो, जीने दो, डरते और मरते ही रहते हैं। हाँ देखिए कितना डरते हैं, अरे बच्चे के 12th में कितने नंबर आएंगे, 12th में नंबर नहीं आया तो कॉलेज नहीं मिलेगा, कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा तो पढ़ाई अच्छी नहीं होगी, नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी अच्छी नहीं हो पाएगी, समाज क्या कहेगा, तू तो इतनी अच्छी प्रोफेसर है, क्या वो बच्चे के नंबर नहीं आए। मुझे ध्यान है मैंने अपने बच्चों को कभी पढ़ने के लिए नहीं कहा, क्योंकि मैं 24 घंटे यहाँ पढ़ती हूँ। मैंने कहा जितने नंबर ले आए, जस्ट एंजॉय दिस लाइफ, एक ही जिंदगी मिलती है, चारवाक जी ने कहा था। तो हमारे बच्चे के आगे गलती से 93% मार्क्स आ गए, मैं तो 70% उम्मीद कर रही थी, तो 93% 12th में आए, तो हम जा रहे थे कि कुछ कोका कोला लेके आए, कुछ बाकी सामान लेकर आए, थोड़ा एंजॉय करेंगे। तो पास नहीं पड़ोस में हमारी एक दोस्त थी, उनकी बेटी के भी 12th के एग्जाम थे, बहुत पढ़ाकू थी, एक साल से किसी ने उनको देखा नहीं था, वो पढ़ती रहती थी। तो मैंने कहा What happened? You're not feeling okay? मैंने कहा इतने उदास क्यों लग रहे हो? You know my daughter's result. मेरे को लगा वो फेल हो गई होगी, अब इतना पढ़ोगे तो फेल ही होगे। तो मैंने उनसे कहा कि क्या हुआ? मार्क्स कहती she did not get very good marks. तो मैंने कहा क्या होगा? नहीं अपने मजे के इंटरेस्ट के कॉलेज में उसको एडमिशन नहीं मिल पाएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, रिपीट कर लेगी, नेक्स्ट ईयर मिल जाएगी। तो मैंने कहा कितने आए हैं? 90 तक आ गए हैं। डर डर के पूछ, कहते नो she has got 96% मार्क्स। मैंने कहा 96% मार्क्स तो रो क्यों रही है? Her best friend got 97% मार्क्स। यानी हम 1993 वाले पार्टी कर रहे हैं, उतने नंबर देकर भी वो रो रहे हैं। तो मैंने उसको पूरे एग्जाम्पल दे छोड़े थे, बिल गेट्स का और स्टीव जॉब्स का, जिसने सब लोगों ने या पढ़ाई नहीं किया, कॉलेज छोड़ दी, पर कोई फायदा नहीं हुआ, कि इतने नंबर लाकर भी रो रहे। इसलिए जिंदगी तो जीने के लिए डरना छोड़ दीजिए। एक बार गुलाम भारत था, बस 5 मिनट में वाइंड अप करूंगी। गुलाम भारत था, गुलाम भारत में विवेकानंद जी थे। अब विवेकानंद जी आप देखिए, गुलाम भारत था, पर ना शरीर गुलाम था, ना आत्मा गुलाम थी, ना मन गुलाम था, ना विवेक गुलाम था। विवेकानंद जी एक ट्रेन में आ रहे थे, सफर कर रहे थे, साथ में एक इंग्लिश मिलिट्री ऑफिसर बैठा हुआ था। तो तभी इंग्लिश मिलिट्री ऑफिसर को लगा ये गुलाम भारत में, व्हेन वी आर रूलिंग दिस कंट्री, ये कैसे एक भगवा चोगा पहनकर यहाँ बैठा हुआ है मेरे साथ। तो विवेकानंद जी की आंख लगी, इंग्लिश मिलिट्री ऑफिसर ने उनके शूज उठाए और ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक दिए। तो विवेकानंद जी ने देख लिया। तो इंग्लिश मिलिट्री ऑफिसर की आंख लगी, विवेकानंद जी ने उनका कोट उठाया और कोट खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो जब इंग्लिश मिलिट्री ऑफिसर की आंख खुली, उसने नीचे देखा, ऊपर देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, कोट तो था ही नहीं। उसने कहा हे वेयर इज माय कोट? विवेकानंद जी ने बहुत ही शालीनता से कहा योर कोट हैज गॉन इन सर्च ऑफ माय शूज। तुम्हारा कोट मेरे जूते ढूंढने गया है। इतनी निर्भीकता, और हम डरते ही रहते हैं। तीसरी बात मैं कहूंगी, कोई मॉरल लेक्चरिंग नहीं, लेकिन when character is lost everything is lost। अपने चरित्र का जरूर ध्यान रखिए, वरना यहाँ तो कितने मौलवी हैं, कितने प्रीस्ट हैं, कितने बाबा लोग हैं, आपके जर्नलिस्ट कितने हैं, बड़ी बड़ी एम्पायर्स ध्वस्त हो गई क्योंकि कैरेक्टर वाज लॉस्ट। अपने चरित्र का ध्यान जरूर रखिए। अब गए विवेकानंद जी, शिकागो में गए, हमसे भी सामान गुम जाता है, उनसे भी सामान गुम गया, परमिशन लेटर गुम गया, एड्रेस गुम गया, जाऊं तो जाऊं कहां। वो वहां पार्क में लेटे हुए थे, एक डेस्क के ऊपर लेटे हुए थे, जो एक बेंच के ऊपर सोए हुए थे। बहुत ठंड थी, लगा मैं सरवाइव भी कर पाऊंगा इतनी सर्दी में कि नहीं। सुबह वहां पर एक इंग्लिश दंपत्ति आया, अमेरिकन दंपत्ति। तो उस इंग्लिश लेडी ने कहा
लुक एट दिस मैन, हाउ अगली ही लुक्स, क्योंकि वो भग में चोले में थे। विवेकानंद जी खड़े हुए, उन्होंने कहा, सिस्टर, in your country America it is the tailor that makes a man, but in my country India it is the character that makes a man. कि आपके अमेरिका में व्यक्ति को इंसान दर्जी बनाता है, पर मेरे देश भारत में व्यक्ति को इंसान उसका चरित्र बनाता है। चौथा, सीआईडी देखते हैं आप सब लोग? कौन कौन देखता है? हाथ खड़ा कीजिए, मैं तो देख ही नहीं पाऊंगी आपके हाथ, पर मुझे लगता है 2-4 को छोड़ के धीरे धीरे हाथ ऊपर आए कि मैन ने तो सारा बॉलीवुड की इंफॉर्मेशन हमसे पूछ ली और टीवी की पूछ ली। सीआईडी का जो बेस्ट डायलॉग मुझे लगता है ना, वो है कि 2 लोगों के फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते, यानी पूरे 700 करोड़ लोग जो दुनिया में होंगे, लगभग इतने, उनमें आप जैसा दूसरा कोई नहीं है। कैन यू बिलीव इट? आप दिव्य हैं, आप भव्य हैं, आप डिवाइन हैं, आपका जुड़वा हो सकता है, उसके भी फिंगरप्रिंट्स आप जैसे नहीं हैं। आप ओरिजिनल पीसेस हैं, आप किसी की जेरोक्स कॉपीज नहीं हैं। इसलिए ईश्वर ने आपको भेजा है कुछ खास करने के लिए। साथ वाले के कितने नंबर आ गए, साथ वाला इस घर में पैदा हुआ, साथ वाले की तो नौकरी लग गई, साथ वाले के पास इतने सब कुछ है, नहीं। उसके जीवन काल में वो कितने ही जन्मों की यात्रा करके आ रहा है, उसको कहाँ जाना है। वो तो कुछ समय के लिए आपके साथ एक ट्रेन के डब्बे में है, वो उतर जाएगा, आपका जीवन आगे बढ़ जाएगा। आपको नहीं पता उसके जीवन में कितने संघर्ष हैं। तो किसी से तुलना नहीं, किसी से कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। हाँ देखिए, आप बिठा दीजिए सचिन तेंदुलकर को, साइना नेहवाल को, अमिताभ बच्चन को, विराट कोहली को, दीजिए ज्योमेट्री के सम्स। हो सकता है एक टॉप कर जाए, हो सकता है एक डिस्टिंक्शन लेकर आए, हो सकता है एक पास हो जाए, विराट कोहली तो फेल ही हो जाए। पर इज ही अ फेलियर इन लाइफ? नो। सो यू कांट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबॉडी। आप डिवाइन हैं। इसलिए आंखें बंद करके अपने ईश्वर से पूछिए, आपको पैदा क्यों किया है? एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं था उनके पास? व्हाई यू? बिकॉज यू आर हियर टू सर्व सम पर्पस। वो पर्पस क्या हो सकता है? तो आखिरी बात, वो जो पर्पस होगा ना, जो सपना देखेंगे, वो सपना ऐसा नहीं हो मैं अपना पैसा कमा लूं, दे जाए भाड़ में, नहीं। वो सपना ऐसा होगा जो सर्वे भवन्तु सुखिना का सपना होगा, जो मेरे जीवन में सुख लेकर आए, मेरे परिवार के जीवन में, इस समाज के जीवन में और राष्ट्र के जीवन में सुख लेकर आए। वरना सपना तो जेएनयू के कुछ डायरेक्शनलेस लोगों ने भी देखा था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी। जेल में बैठे हुए हैं या कोर्ट केसेस चल रहे हैं, पुलिस केसेस चल रहे हैं। और अगर लगता है हम यूनिवर्सिटी में हैं और गुस्सा आता है और लड़ने का मन करता है ना, तो चूज योर एडवर्सरीज एंड गोल्स प्रॉपरली। अपना दुश्मन चुनो ना। और दुश्मन क्या हो सकता है? दुश्मन हो सकता है कि जो लड़ना है तो मिलके लड़ो भूख से, जो भूख सारे देश को है खा रही है। लड़ना है तो लड़ो जाति पाति से, जो फूट है हमारे घर जला रही है। खेलना ही खून से तो आओ फिर, ये सीमा देश की तुम्हें बुला रही। इसलिए सपना वो हो जो अपने और देश के लिए गौरवान्वित करे। तो बात समाप्त करते हुए, आपका मैंने अधिक समय लिया उसके लिए माफी। बात समाप्त करते हुए, आपके सबके पास मोबाइल फोन तो है? कोई ऐसा है जो मोबाइल फोन के बिना यहाँ आया हो? कोई नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी मैंने एक वीडियो देखा था, आपने भी देखा होगा व्हाट्सएप पे वीडियो। व्हाट्सएप पे तो बाउंड्रीज नहीं होती। तो वीडियो था कि ऑटो में एक लेडी, वो इंस्टाग्राम या फेसबुक की रील्स देखते हुए चल रही है, ऑटो में बैठी हुई है, रील्स देख रही है फेसबुक पे, साथ में 3 साल का बच्चा बिठाया हुआ है। जैसे ही उसका घर आता है, पेटीएम से पेमेंट हो जाती है, उस उबर ऑटो होगा, और वो उतर जाती है, रील्स में मशगूल, रील्स देखते हुए उतर गई। ऑटो वाला कह रहा है, मैडम अपना बच्चा तो ले जाओ, आपका बच्चा तो ऑटो में ही रह गया। यानी हम वी आर हुक्ड टू आवर फोन्स। सुबह से रात तक आप कितने बजे सुबह उठ रहे हैं ना, ऑनलाइन स्टेटस दुनिया देखती है। कितने बजे सो रहे हैं, दुनिया को मालूम है। आप कितने बजे सुरेश जी सोए हैं? आप रात को 1 बजे सोए, ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट करने के। तो दुनिया आपको फॉलो कर सकती है, देख सकती है। तो ये जो हमारे पास ब्रह्मास्त्र है ना, अर्जुन का ब्रह्मास्त्र तो
जीवन में एक ही बार चल सकता था, आपको तो 24 घंटे चलता है। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे, बेस्ट विशेस फॉर इंटरनेशनल वुमेन्स डे कहते हैं ना। तो केवल और केवल फॉरवर्डेड मैसेजेस नहीं, हम जो अपना पढ़ते हैं उसके अलावा जो हमारे पैशन का, जो हमारे इंटरेस्ट का विषय है ना, 10 पेज रोज पढ़ें। लाइब्रेरी से पढ़ लीजिए, किताबों से पढ़ लीजिए। pdfdrive.com पे 8 करोड़ से अधिक किताबें हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। pdfdrive.com, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। आप विकिपीडिया से कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सब इंफॉर्मेशन तो अच्छी नहीं होती पर काफी कुछ अच्छी भी होती है। आप 10 पेज रोज पढ़ें, 1 पेज रोज लिखें। वो जब लिखते हैं ना, फैमिली ग्रुप्स पे डालिए, फेसबुक पे डालिए, बाकी जगह पर डालिए, आप देखिए सोशल लीडर्स बन जाएंगे। उस एक टॉपिक पर, विवेकानंद जी पर अगर किसी को दुनिया में कुछ पढ़ना हो ना, तो वो सुरेश जी के अकाउंट में जाता है, फेसबुक पे जाता है, इंफॉर्मेशन वहां से लेता है। लगातार लगातार 10 पेज रोज पढ़िए, 1 पेज रोज लिखिए, एंड बी अ पार्ट ऑफ मेक इंडिया ब्रिगेड। सबको संजोने का काम कीजिए। मैन वर्सेस वुमन, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, दिस कास्ट वर्सेस दैट कास्ट, नॉर्थ इंडियन वर्सेस साउथ इंडियन, बहुत हो चुका। सबको समेटने का, इकट्ठे लाने का काम कीजिए। तो आज मैंने सूर्य से बस जरा यूं ही कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा? तम तमाके वो दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं? तुम बेफिक्रों के लिए मैं भला कब तक लड़ूं? आकाश की आराधना के चक्रों में मत पड़ो, संग्राम यह घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। जय हिंद, जय भारत।